तो बजट 2014 आज पेश हुआ और हरियाणा के हिस्से क्या आया, इस पर आज चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हुड्डा ने मोदी सरकार के इस पहले बजट को निराशाजनक बताया। साथ ही यह भी कहा कि इस बजट में नया कुछ नहीं है। साथ ही हरियाणा के नजरिए से भी सीएम ने इस बजट पर निराशा जाहिर की। मुख्यमंत्री हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। ये मोदी सरकार का पहला आम बजट था, कितनी उम्मीदें पूरी करता है? क्या अच्छे दिन आ गए, ये वो दावा करते हैं? ऐसा है, जो आशाएं थी लोगों को, जो इनसे उम्मीद थी, वो आशा निराशा में बदल रही है। क्योंकि इस बजट में ख़ास तौर पे गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा भविष्य नहीं नज़र आया जो उनका हो। तो इस वास्ते ये बजट जो है, जो आशा थी वो उस पर खरा नहीं उतरा है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, क्या कितना बड़ा कदम आप इसको कहेंगे? हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हॉर्टिकल्चर मिशन जो पिछली यूपी सरकार ने चलाया था, बहुत अच्छा हमने काम किया है। इजराइल के साथ मिलकर ऑलरेडी एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल सेंटर हमारे चल रहा है, एक्सीलेंस सेंटर फॉर फ्रूट्स चल रहा है। तो हरियाणा को भी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो दी है, स्वागत है। लेकिन उससे तब तक किसान का भला नहीं होगा तो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी क्या काम आएगी? इस बजट में मेरे को किसान का या गरीब आदमी के लिए कोई भविष्य या कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आई जिससे उसको लाभ। हरियाणा किसान प्रदेश है, क्या किसानों की उम्मीदें पूरी करता है ये बजट? ऐसे कदम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो महंगाई को रोक लगा सके। तो जिस प्रकार से था वही उम्मीद थी कि बजट में प्रावधान होगा, महंगाई पे रोक लगेगी, ऐसा कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा। धन्यवाद बात करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जाहिर सी बात है, आम बजट, मोदी सरकार का पहला बजट, और ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, किसानों की उम्मीदें पूरी नहीं करता है, तो हरियाणा को भी इससे कुछ खास नहीं मिला है, ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, कांग्रेस का रिएक्शन है। राजीव जेटली जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आपका रिएक्शन, इनेलो इस बजट को कैसे देखती है? देखिए, अगर इस बजट को आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे देखेंगे और कुछ प्रदेशों के विकास के लिए देखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन बजट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बात की गई है इस बजट में, जिस तरीके से उन्हें बेनिफिट दिए गए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके से गंगा के ऊपर जो पैसा अलॉट किया गया है वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हर प्रदेश की अपनी एक अलग समस्याएं होती हैं। हर प्रदेश ने अपना मैंडेट अपने समस्याओं को आगे रख के और इनके जो वायदे किए गए थे मोदी जी द्वारा, उन वायदों को देखते हुए अपना मैंडेट दिया था। अगर उस नज़रिए से आप देखें तो इस बजट में कहीं पे भी ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं आता जहाँ पे स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसकी बार बार बात की जाती थी, उसको फोकस करके कोई भी ऐसी बात रखी गई हो बजट में जो लगता हो कि उसके बेनिफिट इनको मिलने वाले हैं, किसानों को। दूसरी बात आपको बोलना चाहूँगा कि जो बजट के अंदर जितने भी प्रावधान रखे, चाहे वो कृषि रिसर्च सेंटर बनाने की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी डेवलपमेंट की बात की गई है, उसको में ज़्यादातर इन्होंने पीपीपी मॉडल को बीच में लेकर आए हैं। तो उसमें कहीं जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है उसको कम कर दिया गया है, पीपीपी को आगे बढ़ावा ज़्यादा दिया जा रहा है। तो मैं बस मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप इसका एक वर्टिकल देखें जो ये कहता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को दरकिनार किया गया इस बजट के अंदर। दूसरा, जहाँ पे ग्रामीण उत्थान की बात आती है वहाँ पे फिर पीपीपी के ऊपर बात आ जाती है। तीसरा, जहाँ पे छोटे मोटे और जो कार्य हैं वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आदमी को खुद ही निकाल के लेके आने हैं, खुद ही अपने लिए काम करना पड़ेगा, हरियाणा जैसे प्रदेश में कम से कम। तो मैं इस तरफ इतना ही कहना चाहूँगा, बजट में कोई कमी नहीं है, बजट बहुत अच्छा है। जितने भी भाषण मोदी जी ने पिछले 7-8 महीनों में दिए थे, अगर उन भाषणों की आप लाइन निकाल लीजिए तो उस लाइन के पहले पहले शब्द ये बजट है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी बजट के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसमें 100 करोड़ से ऊपर के ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ग्रामीण उत्थान के लिए, उसमें भी 100 करोड़ रुपये इस तरीके से बहुत ज़्यादा अलॉट नहीं किया गया। दूसरी बात आपको बोलना चाहूँगा, महंगाई को रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक इन्होंने ऑप्शन रखा है कि महंगाई पे ये लगाम लगाने के लिए रखा गया है। मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी, जिस पे मोदी जी बार बार बात करते थे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम सुधारेंगे, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर सुधर जाता है तो ये 500 करोड़ रुपए का जो इन्होंने स्टैंड बाय में प्रोविज़न रखा है, ये इसका क्या उद्देश्य है?
अगर ये ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में टमाटर महंगा होने से ये अपना 500 करोड़ रुपए निकालकर मार्केट में रेडी पटरी वालों को दे देंगे और उन्हें बोलेंगे अब 40 रुपए नहीं 20 रुपए के हिसाब से टमाटर बेचेंगे, तो मुझे लगता है वहां पे भी कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है। चलिए अब जवाब जान लेते हैं। जवाहर जी, तीर तो आप पर खूब चल गए। आप पर आरोप यह है कि चुनाव से पहले अगर आपने कुछ नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया, चुनावों के बाद आपकी सरकार क्या देगी। दूसरी बात, किसानों गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, महंगाई रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब आप जवाब दीजिए इन आरोपों के। पूजा जी, जिन लोगों की ये मानसिकता होती है कि चुनाव से पहले ही कुछ मिलना चाहिए, वही दुर्भाग्य है इस राजनीति का सबसे बड़ा। आप केवल वोट को खरीद की राजनीति पे लेना चाहते हैं और ये कहते हैं, अभी राजीव जी ने कहा, लेकिन सपने तो आप भी दिखा, मोदी सरकार आने से पहले सपने तो आप भी दिखा रहे थे जवाहर जी। अभी राजीव जी ने कहा कि पूर्वोत्तर में हमने किया, वहां 1000 रुपए रेल बजट में भी दिए गए थे और अभी भी किए गए, वहां मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है, सब चीजें चल रही है, वहां तो चुनाव नहीं है। और पूर्वोत्तर में अगर आप असम को निकाल दे तो जितनी सीटें हरियाणा में उतनी पूरे पूर्वोत्तर की सीटें मिलकर नहीं बनती। असम में 14 सीटें, बाकी 1-2 सीटें हैं। तो इसका मतलब हम केवल वोटों की राजनीति नहीं करते, हम जो कहते थे कि देश के 125 करोड़ रुपए का विकास करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जहां श्रीमती सोनिया गांधी कहती है 1988 में कि अगर मिजोरम में आप सरकार हमारी आएगी तो हम बाइबल के हिसाब से वहां राज्य व्यवस्था चलाएंगे, परंतु हम कहते हैं हम पूर्वोत्तर को विकास के आधार पर चलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, देखिए सबके जवाब दे रहा हूं। यही जम्मू कश्मीर जिसको कहता था कि पता नहीं नरेंद्र मोदी जी के आने से जम्मू कश्मीर में क्या बम हो जाएगा, तो वहां के पश्मीना की चिंता भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जवाहर जी, हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा की। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा, अब हरियाणा के संदर्भ में आ जाइए। हरियाणा के संदर्भ में आ जाइए। अभी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमने दी है और ऑलरेडी यहां इसमें कुछ हो रहा है। तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री से, अगर आपको लगता है कि वो गलत किया है और उनके यहाँ विकास की आवश्यकता नहीं है, नहीं, वो आपके प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है उसके अंतिम वाक्य भी सुने आपने, जब उन्होंने इजराइल से सबसे तुलना की है। अगर उनको ये कष्ट हो रहा है कि हमने गलती से कोई चीज दे दी है, अंतर है। अभी 3 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी और मैं एक चैनल पर थे डिबेट में रेल बजट में, वहां दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुद माना था कि रेलवे से संबंधित जितनी घोषणाएं उनके कार्यकाल में हुई थी, इसमें 20 घोषणाएं लंबित है जिसमें वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी, केवल घोषणा ही नहीं करेगी। हरियाणा में 2 अच्छी चीजें मिली है, उसके अलावा जो हमने स्लैब किया है इनकम टैक्स में, क्या उसका हरियाणा के व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिलेगा? किसान पत्र क्या हरियाणा के व्यक्ति को नहीं मिलेगा? नदियां जोड़ने का अगर सपना पूरा होगा तो क्या उसका बेनिफिट हरियाणा को नहीं मिलेगा? इतिहास में पहली बार हुआ है कि 15,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए हम ईरान से तेल या गैस लेते हैं या हमारा बॉम्बे आई से तेल या गैस आता है, वो जब इनके माध्यम से आएगा तो कितनी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो हमारी विदेशी मुद्रा अधिकतर आवागमन में चली जाती है, उसका बेनिफिट क्या हरियाणा को नहीं मिलेगा? और हरियाणा में कृषि के लिए विशेषतः जितने योगदान हो सकते हैं उतने। उसके अलावा नरेगा को भी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिसने कृषि से जोड़ा है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि पूरे देश में 200 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्गों पर और स्टेट मार्गों पर, जिसका लालन पालन पोषण सब नरेगा के तहत आने वाले परिवारों को दिया जाएगा और उसका पैसा उनको मिलेगा मजदूरी के तहत। परंतु जब उन पेड़ों से फल मिलने लगेगा तो उन फलों पे मालिकाना हक उसी परिवार का होगा, यानी कि वो तब नरेगा की दृष्टि से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो लाखों रुपए उन फलों के माध्यम से कमाने लगेंगे। हम उनको जीवन भर प्राप्त करने वाली नई चीज बनाना चाहते हैं, हम उनका विकास में योगदान देना चाहते हैं कि वो एक व्यापारी बन जाएंगे जो कल तक नरेगा के तहत मदद ले रहे थे। तो सोचने की बात है कि ये दूरदर्शिता। इसके अलावा अगर उन्होंने किया राष्ट्रीय राजमार्गों की या एम्स की, तो पूरे भारत का विकास होगा। हम केवल संकुचित और वोटों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कश्मीर हो या गुवाहाटी, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, भारतीय जनता पार्टी एक रूप में देखती है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती कि चुनाव से पहले केवल वोट खरीद की राजनीति के तहत या बार्गेनिंग की राजनीति के तहत कोई काम करे। वोटों की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि दूरदर्शिता इस बजट में साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरे राष्ट्र को समेटने की कोशिश की है मोदी सरकार ने अपने स्ट्रीम बजट में। चर्चा लगातार जारी है। एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं।